अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 सूबों पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में नए गवर्नर्स की तकर्री जो है वो कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर्स होंगे और बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गवर्नर की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ जो है जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसके बाद वजीर कानून ने बड़ी अहम बात की है और उन्होंने कहा है कि आईनी तरमीम पर गौर किया जा रहा है और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से भी गुज़श्ता चंद माह से जो तवातर के साथ ये खबरें आ रही थी कि शायद उनकी मुद्दत मुलाजमत मुकर्रर करके उनको 2 या 3 साल की तोसी दी जाएगी, उस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं और उन तक भी ऐसी कुछ तजावीज़ पहुंची हैं। ये मामला हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा, गवर्नर्स की तकर्री के साथ साथ अब ये खबरें भी आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाज़ाब्ता तौर के ऊपर, बाकायदा तौर के ऊपर वफाकी काबीना का हिस्सा भी बन सकती है और फिर कौमी एहतसाब ब्यूरो पे तमाम सियासी जमातें तनकीद करती हैं। अभी ये इतलात आ रही हैं कि जिस अंदाज में बिजनेस कम्युनिटी और जो सरकारी ऑफिशियल्स को नैब ट्रीटमेंट करता है और SOPs बनाए गए हैं, उसी अंदाज के अंदर शायद सियासी लीडरान के बारे में भी कुछ SOPs की तैयारी की जा रही है। तो इन मौज़ूआत के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कादर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, अजहर सदीक साहब और जहांगीर जदून साहब, कानून से वाबस्ता है और सियासी सोच और बसीरत भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। कादर मंदोखेल साहब, आपसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और KP के अंदर उनके 2 गवर्नर्स आए हैं और दोनों पॉलिटिकल वर्कर हैं, कोई उस अंदाज के अंदर जिस अंदाज में अमूमन एक तस्वर किया जाता है जी कि शायद बड़े मखसूस क्लास को नवाजा जाता है, वो चीज़ नहीं देखी गई। लेकिन इसके साथ एक तासुर ये भी बन रहा है कि KP में अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं और गवर्नर एक ही हल्के से मद्दे मुकाबिल भी रहे थे, तो कहीं इससे वहाँ शायद कशीदगी की फ़ज़ा न पैदा हो जाए। आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी तौसीह से उन दोनों को, बल्कि तीनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सलीम हैदर साहब की बात अगर आप कर ले तो वो एक पार्टी का सीनियर कारकुन और पिंडी डिवीजन के हमारे इस वक्त भी सदर है। यानी कोई मरकजी लेवल का आदमी नहीं है, बल्कि एक डिवीजन के सदर है। उसको पंजाब के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर बनाया। कारकुन के लिए खुशाइन बात है। दूसरे, फैसल करीम कुंडी साहब की अगर आप बात कर ले कि ये शख्स हमेशा मौलाना फजल अहमद साहब का और गंडापुर साहब को मुकाबला किए है। MP मुसलसल जीते आ रहे और ये पार्टी के तर्जमान है पीपल्स पार्टी का। अब देख रहे आए दिन वो टॉक शो में पार्टी को डिफेंड करे, तो मैं ये समझ रहा हूँ। और फिर आप जो बता रहे कि एक ही जिले के, तो और अच्छी बात है इस वजह से कि कम से कम जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, कम से कम उसके ऊपर अगर वजीर आला कुछ ज्यादती करना चाहे तो वो कर नहीं सकेगा। और मैं ये समझ रहा हूँ कि चूंकि DA खान सबसे पसमानदा इलाका है, अगर वहां से गवर्नर और वजीर आला दोनों, तो मैं कहता हूँ वहाँ वजीरिस्तान और DA खान की आवाम के लिए मैं कहता हूँ खुशाइन बात है। और आप समझते हैं कि इससे कोई कशीदगी तो नहीं KP के अंदर जो है कि कुंडी साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की एक सियासी रिवाइवल भी है, एक ही हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं मद्दे मुकाबले एक दूसरे के, उससे कोई इजाफा तो नहीं होगा? देखो, इजाफा कुंडी साहब करे न करे, कुंडी साहब की जगह आप रायबंड के मस्जिद के पेश इमाम को, तबलीगी जमात के पेश इमाम को आप बना ले, तब ने उसी ने इसी तरह करना, इस्लामाबाद में कब्जा करूंगा, ये करूंगा, तो जो उससे सुल्तान राय वाला वो तो करता रहेगा, चाहे उसके सामने आप कोई भी गवर्नर लगा दे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि फैसल करीम कुंडी पढ़ा लिखा है और एक सुलझा हुआ और मीडिया एक्सपर्ट है, यानी पार्टी का तर्जुमान है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि वो बड़ी खूबसूरत तरीके से हैंडल कर लेंगे मामलात को। जरा कुंडी साहब को हैंडल करेगा, गंडापुर साहब को, बल्कि आवाम के लिए भी खिदमत करेंगे, पख्तूनख्वा की आवाम के लिए करेंगे। जहांगीर जदून साहब, आपकी तरफ मैं ये आता हूँ कि कुछ लीगल इश्यूज भी इसमें आप क्योंकि डिस्कस करेंगे, आप ट्रैवल में भी है शायद, तो आप से मैं पहले ये सवाल कर लेता हूँ कि ये वज़ीर कानून साहब का जो बयान सामने आया है कि चीफ जस्टिस साहब को जो एक्सटेंशन की बात की चल रही थी, लेकिन अगर आईनी तरमीम मुद्दत हो तो ऑटोमेटिक इनको 2 साल मिल जाएंगे, तो ये आप समझते हैं कि इन हालात के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं, सियासी कशीदगी है, बहुत से पॉलिटिकल डिसीजन जो हैं सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, तो ये एक तासुर पुख्ता होगा शायद कि उन सियासी मुकदमात के नतीजे में या उनके फैसलों के नतीजे में कोई ओब्लाइज किया जा रहा है, कोई ऐसा
परसेप्शन बन सकता है, या आप समझते हैं कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है तो कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत भी है सुप्रीम कोर्ट में, और वो लेजिटिमेट रीज़न होगी और उसको जस्टिफाई किया जा सकेगा? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं फैसल करीम कुंडी साहब और सलीम आदिर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपके चैनल से। और ये पीपल्स पार्टी का बहुत ज़बरदस्त किस्म का सिलेक्शन है कि उन्होंने जितने भी हैवी वेट थे उनको छोड़ के वर्कर जो है पीपल्स पार्टी के, इसमें वर्कर के अंदर इंकरेजमेंट पैदा होती है। वो पार्टी के लिए मजीद जो है डेडिकेटेड होता है कि एक वर्कर को उन्होंने केपी में भी और पंजाब में भी अच्छी जो स्लॉट थी वर्कर्स की वो दे दी हैं। अब आपका जो सवाल की तरफ आते हैं तो देखें, इसमें पिछली जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है तो जिस तरह आप मामला चल रहे हैं इस तरह के चलते रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी खास मकसद के लिए कोई अमेंडमेंट की जाती है इंडिविजुअल स्पेसिफिक या कोई मुवाफक हालात दे के, तो वो उसको मेरे ख्याल में एक ट्रांसपेरेंसी के टच टोन पे सही नहीं समझा जाएगा और लीगल फिटर्निटी के अंदर भी बड़ी अनरेस्ट होगी। तो एक ये इस तरह नहीं हो सकता कि अगर कोई जज जो है किसी को अच्छा लगे या किसी को बुरा लगे तो उसके लिए फिर एक स्पेसिफिक कोई आईनी तरमीम ले आए। तो अभी तक तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली गवर्नमेंट का ये अभी तक स्टांस सामने नहीं आया कि वो उसके टेन्योर को 3 साल फिक्स करने के लिए कोई ऐसी तरमीम लाएंगे। लेकिन अब क्योंकि चेयरमैन शुरू हो गई हैं तो मैं आपको अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि मेरी जाती राय में तो जो जिस तरह आइन के अंदर मामला चल रहे हैं यूं के तू चलते रहे, और पूरी जुडिशरी पे लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हमें किसी सियासी शख्स, किसी एक शख्सियत को, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो आईनी हो, चाहे जो भी हो, उस शख्सियत पे पूरे सिस्टम का सहारा नहीं होना चाहिए। सिस्टम चलते रहना चाहिए। ये जो शख्सियत होती है, पर्सनैलिटी होती है, ये आती हैं चली जाती हैं, लेकिन सिस्टम ऐसा होना चाहिए वो रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन के लिए और अवाम को इंसाफ मुहैया करने के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके। किसी शख्स के आज काजी फैसल साहब है, कल दूसरे साहब आ जाएंगे, पीछे तीसरे साहब आएंगे और इस तरह आते जाएंगे। कोई गवर्नर है, कोई सदर मुमलिकत है, कोई प्राइम मिनिस्टर है। तो हमें चाहिए कि हम सिस्टम ऐसा डेवलप, उस सिस्टम के जरिए बंदा आए जाए उससे कोई फर्क न पड़े, सिस्टम जो है वो डिलीवर करे, वो मुस्तहकम होना चाहिए। अच्छा, जजेस की पाकिस्तान के अंदर कोई सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हो रहा। जजेस की तैनाती के हवाले से सियासी जमातों में भी, वकला कम्युनिटी के अंदर भी बड़ी बहस व तकरार होती रही है। फिर अल जिहाद ट्रस्ट केस में एक सीनियरिटी का असूल तय किया गया, बाद में भी गालिबन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कुछ चीज़ें इंडोर्स की और फिर 2010 के रूल्स बने। अभी फिर एक बार ये बड़ी बार बार ये बहस हो रही है कि इसमें कभी कहा जाता है सीनियर होता है, कभी कहा जाता है नहीं। आप अहलियत का म्यार भी देखें, बाज़ सीनियर नहीं भी होते, थोड़े जूनियर भी जजेस अगर हों, अहल हों, तो अभी माजी करीब में हमने देखा कि बाज़ जूनियर जजेस की भी प्रमोशन हुई है। आप क्या समझते हैं कि दो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात, एक रूल्स के अंदर भी तरमीम की बात है, और वो तजवीज़ तैयार कर ली गई थी मंसूर अली शाह साहब की कमेटी की जानिब से, लेकिन आइनी तरमीम की वजह से रुके हैं। तो जजेस तैनाती के हवाले से जो शफाफियत और अहलियत का मामला है, इस पर आपकी क्या राय है? अब देखें, जो इलेक्शन की जो जजेस की तैनाती है उसमें डिफरेंट ओपिनियन आती हैं कि जी जज को जो है वो जो एक तो होती है ना कि जज को आपने सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करना है, तो उसमें तो मेजॉरिटी कंसेंसस यही है कि सीनियरिटी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जूनियर जज लेते रहेंगे तो फिर इसमें कोई ये नहीं सकता कि ये जो सीनियर है उससे 2 नंबर 1 नंबर नीचे है, 2 नंबर नीचे है, 3 नंबर नीचे है। लेकिन माजी करीब में हमने देखा है कि बाज़ तैनातियां ऐसी हुई हैं जो सीनियरिटी की कॉन्सेप्ट को क्रॉस करके नीचे वाले जजों को ऊपर लाया गया है। तो इसमें 2 राय पाई जाती है वकला के अंदर भी। कुछ कहते हैं जी अगर एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आना है तो ठीक है वो सीनियर हो, लेकिन उसके अंदर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक अल्टीमेट कोर्ट है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी को भी देखा जाता है। तो अब जजमेंट भी है। आप इसके अंदर देखें ना, बिल्कुल मसाले ऐसी हैं, कराची से भी हमारे जज साहबान आए हैं, बाकी सूबों से भी, कि वो नीचे से आए। तो इसमें भी अगर कोई फाइनली एक चीज आ जाए, जजमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है कि सीनियर को आना चाहिए। अगर सीनियरिटी असूल हो तो फिर हमेशा के लिए सीनियरिटी असूल हो। अगर वो कहते हैं जी सीनियरिटी कम फिटनेस हो या कॉम्पिटेंस हो तो फिर उसमें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल कमीशन है वो उसकी सवाबी होती है। तो अभी जो अमेंडमेंट ला रहे हैं रूल्स की, कल जो कमेटी की मीटिंग थी वो तो अभी एडजर्न हो गई है कि कहते हैं आईनी तरमीम करेंगे। तो आईनी तरमीम में मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो उसके पास इख्तियार नहीं है, जो अपना अभी जो रिकमेंडेशन आती है एज इट इज उसको अप्रूव किया जाता है। जी जी, तो एज इट इज, क्योंकि वो रबर स्टैम्प की तरह सुप्रीम कोर्ट में जो भी बंदा जाता है चाहता है, वो कहते हैं जी जो ओवरसाइट कमेटी है पार्लियामेंट की उसके पास इतनी पावर हो कि कम से कम वो किसी ऐसी नॉमिनेशन को जो उनके मयार के मुताबिक या वो किसी तरीके से वेरीफाई करें, वो ठीक ना हो तो वो उसको रिजेक्ट कर सकें या उसको वापस भेज सकें, रिव्यू के लिए करें। जी जी, ठीक। अजहर सिद्दीक साहब,
अजहर साहब, आपकी तरफ भी मैं आता हूँ, ज़रा कुछ लीगल इश्यूज़ भी, लेकिन आपसे एक ज़रा पॉलिटिकल इश्यूज़ भी, क्योंकि ये जो गवर्नर्स की तकर्री हुई है, तो आप समझते हैं कि इन तकर्रीज़ के बाद अभी पॉलिटिकली कुछ माहौल बेहतर होगा, और जो तमाम सियासी जमातें समझती थी कि हमें बैठकर कोई वे फॉरवर्ड के हवाले से आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ें बढ़ेंगी या कशीदगी में कुछ इजाफा होगा? बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त आए। देखिए, मैं तरीक़ाकार से तो इख्तलाफ वही। करता हूँ, लेकिन जो गवर्नर चेंज किए हैं, हमने देखा है 9 मई के वाक़े से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ की गई हैं, गवर्नर ऑफिस खामोश रहे हैं। गवर्नर ने बल्कि दे एक्ट इन एड ऑफ सच अब्यूज़ ऑफ पावर, और इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। हालाँकि एक कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट थी, और पाकिस्तान लॉयर्स फोरम में सदर जो तैनात किया जाता है, वो किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक नहीं होता ये, और इसकी इंटरप्रिटेशन हो चुकी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब को भी ओहदा सरकार अपना पीपल्स पार्टी का छोड़ना पड़ा था उस वक्त। तो ये तो एक तो जहां तक ये बात है, इसमें कोई शक नहीं है। सलीम हैदर और दोनों जो है ना, फैसल करीम कुंडी और वहां पर अच्छी चॉइस है। अल्लाह करे कि ये एक अच्छी बसीरत का मुजाहरा करें और मुल्क को जोड़ने की बात करें। ये जो ज्यादतियां हो रही हैं, जो जमहूरियत तबाही हो रही है, ये जो तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में अपोजिशन का एक एस्टैब्लिशमेंट का एक एजेंडा लेकर जा रही हैं, एक सियासी तहरीक को क्रश करने के लिए, उसमें कोई पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। बाकी जहां तक है कि ये तो हमने जो कि एक नुमाइशी पोस्ट अपनी जगह पर है, वैसे तो रह कुछ नहीं गया। गवर्नर के पास भी क्या इख्तियार रह गए हैं? गवर्नर के ऑफिस को एंजॉय करना है, एक पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। चंद जगहों पर है कि जहाँ आईनी पोजीशन है। सदर पाकिस्तान की अगर आप देख लें कि सदर ने तो अपॉइंट किया, लेकिन ये दे हैव बीन अपॉइंटेड अपना वजीर आजम और काबीना की मंजूरी के साथ। ये सारे, यानी अब सदर सिर्फ अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, ये नहीं, लेकिन सदर साहब देखिए, पीपल्स पार्टी के हैं दोनों, और पीपल्स पार्टी की कंसेंट, सदर साहब की कंसेंट थी तो नाम आया ना, वरना नून लीग कहाँ है पंजाब का सूबा किसी को और को देगी? नहीं, उसकी वजह समझे ना आप। देखिए, जब मिली भगत होती है, जब 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 ये सारा मामला नजर आ जाता है ना। लेकिन मैं इसलिए बता दूं ना आपको कि ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नहीं है। ये काबीना ने मिली भगत के साथ बैठकर, यानी चाहिए था कि यहाँ कोई छोटी जमातों से आते लोग, इतनी सियासी जमातें इनके साथ थी, और कोई आजाद और खुद मुख्तार लोग लगाते तो ज्यादा मुनासिब था। लेकिन बहरहाल मुबारक देते हैं उनकी तैनाती के ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये भी इनके अपने कल गले पड़ेगा कि उन्होंने फिर वही पॉलिटिकली जो गिमिक्स खेल रहे हैं, जमहूरियत को कोई फायदा नहीं दे सकेगा। यहाँ ऐसे अफराद का लाना जरूरी था जो जमहूरियत को कोई फायदा दे सके। अच्छा, एक सवाल ये मेरा आपसे भी है कादर साहब, आपसे भी, कि एक ये भी ख्याल किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी अब बाज़ाब्ता कैबिनेट का हिस्सा भी बन सकती है वफाकी काबीना का, और इसमें गवर्नर्स की तकर्रियाँ शायद कहीं हर्डल्स आ रही थी, वो मरहला गुजर गया। तो आप समझते हैं कि अभी वो स्टेज आ चुकी है कि पीपल्स पार्टी बाकायदा कैबिनेट का हिस्सा बनेगी? क्योंकि रुबीना खालिद साहिबा का तो नाम ऑलरेडी आ चुका है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की, जो उसको वज़ीर मुमलिकत कह लें या चेयरपर्सन के पोजीशन के हवाले से कह लें, तो ये मुमकिन है अभी? देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है खालिद जमील साहब, ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं ना, ये सियासत नाम ही मुनाफिकत का नाम है, माजरत के साथ। पाकिस्तान भाई, बुरा लगे किसी को, अच्छा लफ्ज लिखे। और सदीक साहब, आप खुद अभी इलेक्शन लड़ने आए हुए थे, टिकट ले रहे थे, तो आप भी क्या वो नहीं आते हैं, वो मुनाफिकत भी नहीं आते हैं। मैं उसके लिए लफ्ज में कह रहा हूँ ना, मैं मुनाफिक मैं जवाब दे दूं, और मैं खत्म कर लूं बात जरा। देखिए, और ये बड़ी सिंपल सी बात है किया गया कि इन्होंने मिली भगत के साथ ये बनाए हुए हैं, काम सारे हो रहे हैं। यानी यहाँ एक वजीर की कुर्सी पे आकर कोई जाती फायदा नहीं हो सका, काम इनके रुके नहीं होंगे। देखिए, हुकूमत का हिस्सा तो आप है, आप जो मर्जी कह दें। आप लोगों ने आगे जो मुल्क इस वक्त तबाही हो रही है, मुल्क की जो इस वक्त इकोनॉमी का हाल हो गया है, डॉलर आप कंट्रोल नहीं कर सके, करप्शन, आप अंदाजा लगाएं स्मगलिंग कितनी बढ़ गई है, आप खुद अंदाजा लगा लें। ये मैं नहीं कहता, ये आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर है जो एफपीआर या बाकी लोगों ने इकट्ठे किए हैं, जरा इसको सोच कर देखेंगे। चले ये जरा इश्यूज मैं अगले हिस्से में दोबारा भी डिस्कस करूंगा। अभी मैं जरा कादर साहब से जरा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पॉलिसी क्या है, हुकूमत ज्वाइन कर सकते हैं, काबीना में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, जरा उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, फिर आगे मजीद इसको बात बढ़ाएंगे। कादर साहब प्लीज।
देखिए, पहले तो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये फैसला कर चुकी है कि हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, मगर काबीना में शमूलियत नहीं इख्तियार करेंगे। अब अगर दोबारा कोई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी अगर कोई फैसला करती है तो मेरे और या किसी और के कोई इख्तियार नहीं है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो मोहतरम अजहर साहब बता रहे मिली भगत, तो आप मुझे बताओ कि आपके दौर में आपने अपने क्लर्कों को आपने जब बनाया था, आरिफ अलवी को आपने सदर वक्त बनाया, उमर चीमा को पंजाब का बनाया, पुख्तनख्वा का और बलूचिस्तान का आप लोगों ने जिनको बनाया था, तो वो मिली भगत वो कारकुन थे या आम लोग थे, न्यूट्रल लोग थे? नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आपने जुडिशरी के हवाले से बात की है, मैं बैसत कानून के तालिब इल्म, मैं शदीद मुखालफत करता हूँ। ये सियासी रिश्वत है। एक अदलिया रह गया था जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के वक्त में अजहर साहब या जदूद साहब ये सारे वकला हम ये मिसाल देते थे कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऑटोमेटिकली सिस्टम है, जो मोस्ट सीनियर है वही चीफ जस्टिस बनेगा। अब उस सिस्टम के भी दराड़े डालने का मेरे ख्याल में कोशिश है। और फिर मोहतरम आजम तारड़ साहब जो फरमा रहा है एक्सटेंशन का, ये वही आजम तारड़ है जब मैंने कौमी असम्बली में बिल पेश किया था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू ज़ात नस्ल ज़बान पूछते हो। हाई कोर्ट पीटीआई के दौर के वजीर ने भी टालता रहा, 2 साल तक वो बिल जो है ना वो टहलता रहा, असम्बली के फ्लोर पे मंजूर नहीं होने दिए। आज आज़म तारड़ साहब को न जाने क्या किसने क्या फायदा पहुंचाया जो इस तरह के सवालात करे। और यही आजम तारड़ साहब था, मेरे सामने आज जोड़ता था यार खुदा को मानो अगली तारीख जो लॉ एंड जस्टिस कमेटी में हम डिस्कस करते थे, आज वो बड़ा मुतारिक है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इनकी भूल है, न बार एसोसिएशन इसको एक्सेप्ट करेगी, न जो वो जजेस है जैसे अपने याया अफरीदी साहब, ये दूसरे जो एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल वो करते हैं, उसमें ओपिनियन है उनका, वो इस चीज को नहीं होने देंगे। ये एक और अदलिया के अंदर दराड़े डालने का एक मंसूबा है। अगर आपने जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट पे करनी है तो फिर करें मेरिट पे, जैसे मैंने बिल पेश किया था उसको तो आपने एक्सेप्ट नहीं होने दिए। और फिर इसी तरह जो बड़े वकला है उनकी चैम्बर के लोग आएंगे या रिटायर्ड जज उनके बच्चे भांजे भतीजे आएंगे, और इस वजह से हमारे मुल्क का जुडिशल सिस्टम में 139 नंबर है इन्हीं चीज़ों की वजह से। और मेरे ख्याल में आजम तारड़ ने जो इशारा दिए ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान भर की वकला और बार एसोसिएशन एक मरतबा फिर सड़कों में होंगे अगर ये हरकत की गई है। जरा काज़ा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन। तो इससे ही जुड़े हुए कुछ सियासी मामले और दीगर मामलात, कुछ इकनॉमिक इशूज़ भी हैं और नैब के हवाले से जो तजवीज़ हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की कुछ सियासी सूरत हाल और कुछ आइनी तरमीम जिनसे जजेस की तैनाती और बिलखसूस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती भी इन्हीं के साथ जुड़े हुए मामलात में। हमें कादर मंदोखेल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और अजहर सदीक साहब हमारे साथ हैं। अजहर सदीक साहब, ब्रेक से पहले कादर मंदोखेल साहब ने और जहांगीर जदून साहब भी हमारे साथ थे, उन्होंने ये बात की थी। आपका नुक्ता नज़र क्या है जजेस की तैनाती के हवाले से? क्योंकि हमेशा ये डिबेट चलती रही है, जब भी कुछ चीफ जस्टिस की या हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला आता है तो इसके ऊपर बहस चलती रहती है कि इसको रिफाइन होना चाहिए सिस्टम को, सारी चीज़ों को। तो आप इस पर क्या नुक्ता नज़र आपका है? देखिए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल होते रहे हैं, नैब इस्तेमाल होता रहा है और हमारी अदालतें भी इस्तेमाल होती रही हैं। और अदालतों को फायदा देने के लिए ये आज से नहीं हम सुन रहे, ये हम लॉयर मूवमेंट में सुनते रहे, जनाब चीफ जस्टिस की उम्र बढ़ानी है, 65 से 68 साल करनी है, और हम लोगों ने हर स्टेज के ऊपर इसको कंडेम किया और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं इस बात की, यहाँ बताते चले। और अभी तो आप वैसे भी देख लें कि जस्टिस काजी फायजी साहब का जो स्टाइल ऑफ प्रैक्टिस रहा है वो आप सब लोगों के सामने है। अपने दौर में खतों किताबें लिखना, इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हुई, क्या हाल करना आपके सामने मौजूद है। ये सीनियोरिटी का प्रिंसिपल लगाते रहे, अब सीनियोरिटी में जजेस रिटायर हो गए, सीटें खाली हुई हैं, लेकिन उन्होंने जजेस तैनात नहीं की। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। और वैसे सीनियोरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये बताता चलूं मैं आपको। हाँ, जजेस तैनाती के वाले से मैं पीपल्स पार्टी का जब पिछला दौर था तो उस वक्त मुझसे कोई सजेशन मांगी तो मैंने कहा था कि आर्टिकल 193 में तरमीम करें
एक तो टेस्ट वगैरह होना चाहिए, दूसरा 62 और 63 का जो इतलाक है ना, जो 62 63 का इतलाक पार्लियामेंटेरियन का है, वो एक जज की तैनाती के लिए सिर्फ 45 साल उम्र है और 10 साल का आपका तजर्बा है, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। और अगली जो बात है ना, अभी भी हाई देखें सुप्रीम कोर्ट में तो आपने जजेस केस फिक्स करने के लिए करने की कमेटी बना दी, हाई कोर्ट में आज भी क्या कुछ हो रहा है आप अंदाजा लगाएं। लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त, मैं को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का लफ्ज ना भी इस्तेमाल करूं, लेकिन कंप्रोमाइज जजेस कई यहाँ पर बैठे हुए हैं और कई यहाँ पर काम ऐसा हो रहा है। लेकिन बड़ी रिपोर्ट देखें जो अभी ये जजेस केस में जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने बड़ी खुल के बात की है और उन्होंने कहा कि दबाव, एक्सटर्नल दबाव और सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सपोज किया है। इसमें जो 6 जजेस के खत के हवाले से था, वहाँ पे उन्होंने कोई कंप्रोमाइजिंग स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई नाम दिया ना देखें, जहां तक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है, वो तो जज लाहौर हाई कोर्ट में कितने हैं, एक जज ने तो रिटायरमेंट, एक जज ने इस्तीफा दे दिया। नहीं, लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई उसमें उन्होंने इतराफ किया कि ये चीजें हैं, इनको खत्म होना चाहिए। देखे ना, लेकिन उसका इम्पैक्ट देखे ना, आज भी इम्पैक्ट देखे। लाहौर हाई कोर्ट में हम ख्याल जजेस की बातें जस्टिस काजी भाई साहब के दौर में होती थी, अब नहीं होता। हम ख्याल बेंच नहीं बनते, जूनियर जजेस नहीं बैठते, आपके सामने है। अच्छा, ये अभी आप बात कर रहे थे टेस्ट की कि जजेस का टेस्ट होना चाहिए। अगर जैसे ये जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशियल एकेडमी भी है, टेस्ट होता है, उसमें सारे ये जुडिशियल ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, फिर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो सिविल जज के तौर के ऊपर आते हैं, तो क्या उन्हीं को प्रमोशन करके उनकी फैसलों को, उनकी सारी चीज़ों को देख के लाया नहीं जा सकता कि वकीलों को भी लाना ज़रूरी है? जब हाई कोर्ट के जजेस लगाए जाते हैं तो सेशन जजेस में से लाए जाते हैं ना, वहां कोई सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है, वो भी पिक एंड चूज होते हैं। और मैं एक बात बता दूं, मैं ही वो आदमी था जो मेन जिसने शो डाला था कि चीफ जस्टिस के इख्तियार नहीं होना चाहिए जज तैनात करने का। मैं आज समझता हूं कि नहीं, वो बेहतर था कि चीफ जस्टिस का इख्तियार हो। ये जो बाकी कमेटी बना दी है, ये आपस में मिली भगत, 2 तेरियां 2 मेरी, यानी 2 तुम्हारी मर्जी के 2 मेरी मर्जी के जज, और इसने चीफ जस्टिस साहब अकेले हो जाएंगे, फिर उनका इख्तियार हो जाएगा, फिर कहेंगे सब एक फर्द वाहिद का इख्तियार है। नहीं, वो ज्यादा मुनासिब इसलिए था कि उसमें कम से कम एटलीस्ट जो है ना, यानी एक जज की इंटरफेरेंस होती थी, एक चीफ जस्टिस की। अब तो क्या है, अब आपके मेंबर कितने हैं, एक जज है, सीनियर जज है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट के जजेस हैं, फिर वो हमारे मिनिस्टर लॉ है, अटॉर्नी जनरल है, यानी ये तो एक अजीब सा एक मुरक्कब सा बन गया है। और इससे जजेस की तैनाती में शफाफियत बिल्कुल नहीं रही है। हम आज भी समझते हैं इसने जितनी लॉट है, यानी सिर्फ हाँ, इस वक्त जो देखा जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लॉट बहुत जबरदस्त है, सिंध हाई कोर्ट की लॉट अच्छे जजेस है, ज्यादा नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट में भी यानी बहुत बड़ी तादाद अच्छे जजेस की नहीं है, जो साफ सी बात है। अच्छा, ये बताएं कि ये मधुखेल साहब से भी मेरा यही सवाल होगा। अजहर साहब, आप इसमें जरा ब्रीफ कमेंट दे दें कि जो अभी जदूद साहब कह रहे थे कि पार्लिमानी कमेटी की कोई एम्पावरमेंट उसको मिलनी चाहिए, या तो वो सिंबॉलिकली या सिर्फ रबर स्टैम्प है, या वो भी ना हो, या फिर अगर हो तो कुछ उसके बाद एटलीस्ट ये तो रिव्यू के लिए वापस भेजे। नहीं, मैं तो इत्तेफाक नहीं करता इस बात से, इसलिए नहीं करता कि आपकी पॉलिटिक्स में फिर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी जजेस के हवाले से। अभी तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है ना आपकी जुडिशरी को। जब जजेस की तैनाती में पार्लियामेंट आ जाएगी, और पार्लियामेंट भी कौन सा को पढ़े लिखे लोगों की है, एक पार्लियामानी कमेटी बनेगी, वो कौन, उनके पास क्या तजर्बा है कि जो बैठकर इन चीजों को देखे। पार्लियामानी कमेटी, आपका ख्याल है कि नहीं होना चाहिए, सियासी मुदाखलत हो जाएगी? बंदोखेल साहब, आपका क्या ख्याल है कि बिल्कुल इसको टेस्ट इंटरव्यू की बुनियाद पे हो जाए, जिस तरह से आरएस में लोग या जुडिशियल एकेडमी में सिविल जज की होती है, या आप समझते हैं कि पार्लिमानी कमेटी को भी एम्पावर किया जाए, या कोई तीसरा आपके नज़र में होना चाहिए? देखिए, पहले तो अजहर साहब जो चीफ जस्टिस की बात करें, उसको वन मैन शो को भी इख्तियार नहीं देना चाहिए, ना किसी कमेटी को देना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी तो रबड़ स्टैंप है, उनकी तो कोई सुनता नहीं है। वो खामखा अपने नंबर बढ़ाने के लिए कमेटी में बैठ जाते हैं, अपने ताल्लुकात बनाने के लिए, इससे ज्यादा उनकी कोई पोजीशन नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि यही बात मैंने शुरू में की थी, मेरा ऑलरेडी इस तरह बिल जमा किया मैंने कौमी असेंबली में, कि अगर आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, एडिशनल सेशन जज के आप टेस्ट इंटरव्यू लेते हो पूरे पाकिस्तान में, तो क्या अर्ज है उसमें? वो गरीब का बच्चा भी सोच सकता है कि मैं जज बन सकता हूँ, या चाचे मामे भांजे भतीजे चैम्बर के लोग इस तरह आते रहेंगे पाकिस्तान की जुडिशरी में। जैसा अजहर साहब बता रहे थे, जो सेशन जज लेते हैं, कुछ वकला लेते हैं, कुछ सेशन जज लेते हैं, वो सेशन जज भी अपनी जो मर्जी के लोग होते हैं वही लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, मेरिट का है, कंपटीशन का है,
गरीब का बच्चा है जिसकी सिफारिश मेरे और अजहर साहब या जदून साहब की तरफ ना हो, वो क्या करेगा? वो किससे फरियाद करेगा? तो ये सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ कि ऑलरेडी ये बिल मेरा था, रिजेक्ट नहीं हुआ। आखिर दिन 2 दिन तक जो ना वो कमेटी में घूमता रहा, और कमेटी में ये वो आजम तारड़ जो ना आज जोड़ते थे यार अगली तारीख में डिस्कस करते हैं। और इवन मैं एक चीज और भी बता दूं अजहर साहब की नॉलेज के लिए, जब पंजाब बार कौंसिल के नुमाइंदे आए थे तो वो आगे से कहते अब क्या आप जजों की इंटरव्यू लेंगे? तो मैंने कहा यही तो बात है, जब उनकी आंखें यहाँ पे लगी होती है आपकी वजह से होती है। अभी वो जज का है, अभी तो वो एप्लीकेंट है, अभी तो वो वकील है। आप अभी से उनको सर पे चढ़ाने की बातें कर रहे हो कि उनसे कैसे इंटरव्यू लें, तो फिर तो हाल ही होगा। आप मुझे बताओ, द कोड ऑफ कंडक्ट के जजेस ने लिखा है कि ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, आप जो है ना गैर जरूरी सवाल नहीं कर सकते। यहाँ तो जजेस जो ना वकला को बेइज्जत करते हैं अपने क्लाइंट के सामने। यहाँ तो जजेस जो ना वो बातें करते हैं ना कि वो क्लाइंट जाके चैम्बर में फाइल उठा के ले जाएगा कि यार तुम्हें तो जज बेइज्जती कर ली है तुमने, और यही जज होते हैं जो वकील होता है। ये सारी चीजें उन पर गुजर जाती, मगर फिर भी ख्याल नहीं होता। फिर दूसरी बात, आपने जो 6 जजेस की खत की बात की, वाह वाह क्या खत की बात की है। आइन के आर्टिकल 204 के तहत डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का तो लिटरली उनके जलील करके नचवाया था। आइन पता है उसको, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पता है, मगर एक मुखबर का नाम तक नहीं ले सकते वो अपनी रिपोर्ट में। आपके बड़ी तफसील बता दिए, क्या उस तफसील में बताया कि फलां आदमी ने मुझे टेलीफोन किया, फलां ने धमकी दी? कुछ नहीं, बस हदारे के लोग घर है। अगर आपकी अपनी ताकत ये हो, अगर अपनी दलेरी ये हो कि आप एक इंस्पेक्टर का नाम तक नहीं लिख सकते हो, और फिर हजारों जजमेंट आपने दिए। आपने बानी पीटीआई का तो जिक्र किया, मुझ पर प्रेशर है हम पर। ये जो हजारों लोगों के मुकदमात आपने किए, 4 लाख मुलाजमीन जिस कमेटी का मैं हेड था, हमने उसकी फैसले दिए। आइन का आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई जज, कोई अदालत असेंबली के किसी भी फैसले के खिलाफ वर्जी या उसकी मुदाखलत नहीं कर सकते। 4 लाख लोगों को जो 40-40 साल से कच्चे मुलाजमीन थे उनको पक्के किए मैंने एज पर लॉ, और पूरे असेंबली के ताउन से, तमाम पार्टियों के ताउन से। वजीर आजम ने सर्कुलर इशू किया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन किए, और एक सिंगल जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सबको एक चपेट में मार दिया। तो जरा उनसे भी पूछा जाएगा कि आप पे पर किसका प्रेशर था, किस अदारे का प्रेशर था? थोड़ा सा दलेरी से बात भी कर ले। सवाल ये कि ये जजेस खुद जब अपॉइंट होता है, ये भी ध्यान में रख ले, इनके ISI-MI और IB की रिपोर्ट के बगैर ये अपॉइंट ही नहीं हो सकता है। वो जो कमेटी होते हैं जजेस की, वो रिपोर्ट में अगर एक भी रिपोर्ट किसी के खिलाफ हो तो वो जज नहीं अपॉइंट हो सकता। ये सिफारिश पे तो होता है, वो अलग है। चीफ जस्टिस सूबे का जो मनपसंद लोगों का। और मैं आपको ये भी बताऊं, माजी में सिंध हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस था, उसने अपने दामाद का एनरोलमेंट लाहौर हाई कोर्ट बार से ट्रांसफर करा सिंध में। यहाँ बार एसोसिएशन खड़ी होगी तो छोड़ना पड़ा। तो सवाल ये है कि आप मुझे बता दे, जब जजेस खुद कह रहे हैं कि हम पर प्रेशर है, जब जजेस खुद कह रहे हैं कि हम अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ उनकी फैसलों की क्या हैसियत रह गई है? और वही 6 जजेस है, बल्कि 7वां भी है, जस्टिस मियां गुलाम नजीर, जो पिछले खत में था और आखिरी में नहीं था। तो इन लोगों से अगर पूछा जाए या नहीं भी पूछा जाए, जब तक फैसला होता है इनसे आप फैसले रोक ले, उनको आप बेंच से अलग कर दे। आप क्यों से फैसले आज भी कर रहे हैं? वो तो वैसे कहते हैं हम खुद। वो तो फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट पूरी की पूरी नहीं लानी पड़ेगी। ये आप मुझे एक बात बता दे, हर अदालत से पुलिस पे आप इल्जाम मैं कर सकता हूँ, FIA पे कर सकता है, हर आदमी पे। बंदा जाएगा तो आखिर इंसाफ के लिए अदालत में, और अगर अदालत का ये हाल हो कि हम प्रेशर है, हम पर जबरदस्ती फैसले कराते हैं, तो फिर आप घर चले जाओ। चले अभी इस्तीफा दे दो। अगर इसमें देखते हैं सुप्रीम कोर्ट अभी क्या तय करती है। लेकिन एक और जो बड़ा अहम मामला है, हम उस तरफ भी आना चाह रहे हैं, और वो नैब का मामला है। और तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग तो इसको बिल्कुल ही कहते हैं हम ख़त्म करना चाहते हैं, और इनके एजेंडों में था, मंशूर में था ये मामला। अभी ये इतलात आ रही हैं कि SOPs कुछ बनाए गए थे बिजनेस कम्युनिटी के लिए और ब्यूरोक्रेट्स के लिए कि अच्छा कोई भी एक गुमनाम ख़त पे कार्रवाई नहीं होगी, शनाख्त जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती उस वक्त तक शनाख्त सिगा राज में रखी जाएगी, और फिर एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, वहाँ पे सारे सवाल जवाब होंगे। इस किस्म की चीज़ें सारी की गई थी। अभी कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस के लिए भी यही असूल अपनाया जाए, और शायद कुछ असम्बली सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट से भी कुछ नैब ने रवाबित किए हैं। तो आप समझते हैं कि इसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, या नैब को वाकई ख़त्म करके जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है उसको ज़्यादा एम्पावर होना चाहिए? मुझसे सवाल है जी, चले आप कर लें फिर अजहर साहब इसी पे। अजहर साहब मैं कर देता हूँ। असेंबली के अंदर एक सवाल आया था कि नैब की जो अफसरान है उसकी तफसीलात दी जाए।
आप यकीन नहीं करेंगे 95% नेब के अफसरान जो है ना वो इंजीनियर्स थे, ना वकील थे, न जज थे, न कोई पुलिस अफसर था। आप मुझे बताओ, इंजीनियर से आप नेब चलाओगे तो फिर इंजीनियर होगा ना सियासी लोगों को। और मैं आपको बताऊं, मैंने कई दरखास्तें सबूत के साथ नेब में दिए, कुछ करप्शन के खिलाफ जवाब तक नहीं आया। और आम सा आदमी जो है ना वो कोई आकर कर दे, यानी एसएससी पे केसेस है जो 2.5 लाख रुपए का उसके ऊपर इल्जाम है और उसको 4 साल सजा दी है। जो 1.5 लाख के ऊपर इल्जाम है वो 4 साल से जेलों में बंद है। तो आप क्या इंसाफ करें? कल का वो बरी हो गया तो ये जो 4 साल जेल में गुजारे वो किस खाते में जाएगा? तो मैं समझ रहा हूं कि नेब अदारा ये सिर्फ और सिर्फ सियासी लोगों की पगड़ी उछालने के लिए बनाया गया, वरना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये इसके अंदर जो बंदा जाएगा वो करप्शन के हिस्सेदार बन जाएंगे। आप किसी के खिलाफ दरखास्त देंगे कि फला आदमी करप्ट है, वो हिस्सेदार बन जाएंगे, उसे माल लेके उसको क्लीन चिट दे देंगे। तो आप समझते हैं इसको खत्म होना चाहिए? जरा ब्रेक ले लेते हैं अजहर साहब, फिर यही मैं नैब के हवाले से आपकी भी ओपिनियन लेना चाहूँगा। एक छोटी सी ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम आगे कैसे चल रहा है, कुछ नैब के हवाले से, और फिर इस वक्त जो अपोजिशन एक सियासी तहरीक अपनी आगाज़ कर चुकी है और लाहौर में डेरे जमाए हुए हैं, महमूद खान अचकज़ई ने भी और बाकी लोगों ने भी, और जमात इस्लामी से मुलाकातें कर रहे हैं। ये सियासी तहरीक आगे क्या अपना रंग दिखाएगी, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बातचीत कर रहे हैं नैब की बात कर रहे थे हम ब्रेक से पहले। कादिर मंदोखेल साहब का ख्याल है कि नैब को नहीं होना चाहिए, और पीपल्स पार्टी का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि नैब को ख़त्म करके जो ऑलरेडी एक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या एक मैकेनिज़्म है उसको ज़्यादा मजबूत और मरबूत बनाया जाए। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी इस पर क्या ओपिनियन है कि अभी नैब को जारी रखा जाए, इसके अंदर रिफॉर्म्स की जाएँ, या जो FIA एंटी करप्शन और बाकी महकमे हैं वो काफ़ी हैं, उनको ज़्यादा एम्पावर करें, वहाँ पर रिफॉर्म्स की जाएँ? देखिए, अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं एक नतीजे पे वादे पाऊंगा, एंटी करप्शन भी, FIA भी और नैब भी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा टूल है। इससे अभी आप पिछले 2.5 सालों के अंदर पंजाब के अंदर एंटी करप्शन ने जो तबाही की है ना, कोई एक केस भी याद रख लीजिएगा, मैं आपको बता दूं, ये पार नहीं चढ़ सकेगा। लेकिन सारे के सारे केसेस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, और नैब तो आप अंदाजा लगा लें, ये तो ख्वाजा साद रफीक के केस में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए मुझे जस्टिस मकबूल बाकर जो निगरान वजीर आला PDM .5 निगरान के जो वजीर आला थे उनका फैसला था, और कहा कि पॉलिटिकल, और अभी भी आप देख लेना जितने केसेस इमरान खान के खिलाफ जारी हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, क्या है, क्या तोशाखाना केस ही कोई नहीं है। तोशाखाना में तो बाकी मैंने 1990 से सारा रिकॉर्ड निकलवाया, कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, बता दे कुछ हुआ, सिर्फ क्या इमरान खान ने ये काम किया है? भाई वो जो चीज खरीदी बेची, ये नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं। मैं और आप उसमें देखें तैनाती क्या हो रही है, उसमें इन्वॉल्वमेंट हाजिर सर्विस लोगों की रखी जा रही है, वो बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड है। और असूली तौर पर तो ये एक सिविल एक इदारा था, लेकिन हमने हर जगह जो है ना एस्टैब्लिशमेंट का रोल डाल कर ना इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। मेरी जाती राय के मुताबिक आपको FIA भी, नैब भी और एंटी करप्शन का महकमा भी बंद करके एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो, और वो बुनियादी तौर पर जैसे मंदोखेल साहब ने एक बात तो बड़ी वादे तौर पर कह दी, और मैं उससे इत्तेफाक करता हूं कि आप जो जजेस तैनाती के हवाले से और जो प्रोसेस के हवाले से, जो कि वकील है ना, तो हम तो हकायक जानते हैं, तो हम आज भी समझते हैं कि ये नैब वगैरह जो मामला जो है ना, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये नहीं आजाद और खुद मुख्तार हो सकता। यहाँ पुलिस की आप अंदाजा लगाए 8% कन्विक्शन रेट है, पुलिस या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होती है। हमने तो पूरे हर एक इदारे को तबाह बर्बाद कर दिया है यहाँ। लेकिन ये अजहर साहब, इस एतबार से तो फिर हर इदारा ही जब बंद करना पड़ेगा, फिर क्या होगा? जो इंडिपेंडेंट इदारा बनाएंगे उसमें भी इसी किस्म के लोग कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान से ही तो आएंगे लोग, बाहर से कहाँ से लाएंगे हम? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपने जब तक एक निजाम आप ठीक नहीं कहते, ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसका इतलाक मेरिट पे नहीं करते,
तब तक यही हाल रहना है। यहाँ सियासी जमातों को भी ये सोचना पड़ेगा कि वो इस तरह के महकमों में इंटरफेरेंस बिल्कुल ना करें। यहाँ सियासी जमातें वो कर रही हैं, आज भी कर रही हैं, इनकी तैनातियां, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सियासी जमातें इसको रेगुलेट करती हैं। ये सियासी जमातों को आपस में तय करना पड़ेगा, फिर ये निजाम ठीक हो सकेगा। वरना मैं नहीं समझता कि आप ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और ये जो जो जो, जो ज्यादतियां हैं ये आप रोक सकें। ये रोक सकते हैं। कादर मंदोखेल साहब, अभी ज़रा ये पॉलिटिकल तहरीक की तरफ हम आते हैं, अपोजिशन की। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद में हनीफ अब्बासी साहब का और अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म में आमना सामना हो गया, और ये गंदम स्कैंडल के ऊपर ही ज़रा वो इल्ज़ाम तराशी हुई। तो वो काकड़ साहब ने कहा कि हमें भी पता है कि फॉर्म 47 के तहत किस तरह से आपकी हुकूमत बनी या किस तरह से आप जीते हैं, तो हमने ये बात की तो पूरी हुकूमत चली जाएगी। यही वो नुक्ता है जिस पे अभी अपोजिशन जो है वो तहरीक भी चला रही है और ये सारी मामलात हैं। तो आप ये क्या समझते हैं कि अब हम हर इलेक्शन के बाद जो है वो धरने, लॉन्ग मार्च, 2018 के बाद भी यही हुआ, 2013 के बाद भी यही हुआ, 2002 के बाद, हर इलेक्शन के बाद ये मामला चल रहा होता है, तो क्यों नहीं हम निजी महफिलों में तो कहते हैं कि अच्छा हम फॉर्म 47 वाले हैं या 45 वाले हैं, लेकिन खुल के बड़ा दिल करके एतराफ़ करके अपनी अपनी गलतियों का तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो जुडिशरी के अंदर हैं, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर हैं, सियासी जमातों के अंदर हैं, बैठें और फिर एक ऐसा वे फॉरवर्ड बना लें जिस पे हम आगे बढ़ सके, पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें। वो क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, मुझे नहीं पता हमारे दो सीनियर वकला ने इलेक्शन लड़ा है कि नहीं लड़ा है। मैं तो ज़माने से इलेक्शन लड़ता आ रहा हूँ। पिछले इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले मैंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, और यहाँ पे जो मुस्तफ़ा कमाल साहब जो मुखबर ख़ास के तौर पे मशहूर है, और 11 साल तक जो अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा, इनके मुहाजिरों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा, लोग मुझे कहते थे कि यार ये सीट उसको दे दी गई है। इवन के फैसल वाडा साहब ने मुझे बताया कि ये सीट मुस्तफ़ा कमाल को दे दी गई है, आपको नहीं मिलेगी। तो मैंने इलेक्शन से पहले जो DRO का वो था, मीटिंग था, मैंने कहा यार हर गली में 4-4 मुखबर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने छोड़े हुए कि हमारी एजेंसियों से बात हो गई है, मैंने होऊंगा। तो ये क्या है, या तो इलेक्शन पर नहीं कराओ। कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने, पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ताज हैदर साहब ने लेटर लिखा कि ये DRO वगैरह ये सारे बायस्ड है, कोई जवाब नहीं आया। फिर यहां तक लेटर लिखा कि भाई आप ये बताओ कि जो बैलेट पेपर है, जो 7 करोड़ आबादी है पाकिस्तान के, 26 करोड़ आप बैलेट पेपर क्यों छाप रहे हो? आप लोगों को बेचने के लिए छाप रहे हो, ये बात। और फिर जवाब नहीं आया। उसके बाद इलेक्शन वाले दिन आपके सामने की बात है, और पूरे पाकिस्तान से मेरा हल्का मुख्तलिफ यूं है कि अजहर सदीक साहब या उनकी पार्टी तो कहते हैं फॉर्म 45 बदल गया, 47 में कुछ और है। मेरे वाले में तो एडवांस पे साइन करा के ले गए DRO और RO ने, प्रिजाइडिंग अफसरान से एक आदमी गवाह है। और ये मैं पहले दिन से टॉक शो में कर रहा हूं, मैं आज नहीं कह रहा हूं। ये अभी ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब में भी यही गिला है सारी उम्मीदवारों का, जो पहले साइन करवा लिए। ठीक है। अच्छा, फिर इलेक्शन वाले दिन चूंकि व्हाट्सएप और टेलीफोन सब बंद थे, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ने हमला कर दिया है, हिंदुस्तान ने कर दिया है। वो उसके बावजूद जब पोलिंग स्टेशन पे मुझे लोगों ने बताया कि 4:30 बजे मुस्तफ़ा कमाल उनके लोग जो ना वो घुस गए, यहाँ सारे सिक्योरिटी अदारे मौजूद के बावजूद, पुलिस के रेंजर्स की मोबाइलें मौजूदगी के बावजूद, छत पे आर्मी के सिपाही भी मौजूद, ये असले समेत घुस गए। घुसने के बाद हमारे खवातीन पोलिंग स्टेशन थे। उसके बाद जब लोगों ने मुझे बताया कि भाई आपने रेंजर से बात की, बोलो सवाल हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद जब हम पोलिंग स्टेशन में गए, वहां पे रंगे हाथों में पकड़े गए, उसकी वीडियो मौजूद है, इलेक्शन कमीशन को दी है। 25 से 30 हजार बैलेट पेपर हमारे लोगों ने छीने हैं। सिंध हाई कोर्ट मेरी पिटीशन चल रही है। 3 महीने से इलेक्शन कमीशन को सारे सबूत दे चुको, अभी तक जवाब नहीं आया। मेरे खिलाफ तो FIR काट दी है, मगर मुस्तफ़ा कमाल साहब के खिलाफ मुझे यहाँ तक नहीं बताया कि मंदोखेल साहब, आप मुस्तफ़ा कमाल साहब का कहते हैं कि वो कहते थे बात होगी, यहाँ तो पूरी नून लीग कहती थी हमारी बात होगी, हम हुकूमत बना लेंगे। यही तो कह रहे हैं कि वे फॉरवर्ड क्या निकलना चाहिए। हम ये सारा हर इलेक्शन के बाद करते रहेंगे। वे फॉरवर्ड ये है 2018 का इलेक्शन भी इसी तरह हुआ था, RTI सिस्टम बिठा के PTI को हुकूमत दी गई है। 2024 में इसी तरह मिक्सचर बना दिए। मैं पीपल्स पार्टी को मुझे टारगेट बना लिए, नून लीग के 2-3 को बना दिए, PTI को बना ली, जमीयत को बना ली, इस तरह पूरा नहीं किया। सवाल ये कि अब करना क्या है? अब सियासी पार्टियों के अलावा अजहर सदीक की पार्टी ये कहता है कि भाई हम सियासी लोगों से बात नहीं करेंगे, चोर है, डाकू है, हम आर्मी चीफ या DG या SPR से बात करेंगे।
बताओ ये कोई सियासी स्टेटमेंट है? ये कोई जमहूरी कल्चर है? आपको वो क्या देंगे? इसका मतलब ये कि आपको कुर्सी चाहिए। तो फिर मेरा सवाल करूंगा आपसे कि ये बताओ कि 9 मई में जो आपने लोगों का ज़हन इंतशार पे उकसाया था, आपने जलाओ गिराव पे उकसाया था, आपने शोदा के मुजस्मे और यादगारें तबाह कर दिए, आपका बांजा एहसान नियाजी जो ना वो वर्दी लेके कोर कमांडर के यहाँ गए और फिर आप ईद से पहले कोर कमांडर हाउस में आप इजलास कर रहे, हिदायत ले रहे। आज आप खुलेआम कहते हैं आपका शेरिया रफदी हम करेंगे बात तो इन्हीं से करेंगे। तो आप मुझे बताओ इसी तरह कैसे होगा सिस्टम? इसका मतलब ये कि आप अगली बारी का इंतजार कर रहे हो, अगली बारी के लिए आप मुज़ाकरात करना चाह रहे हो ताकि अगली बारी आप, तो अगर इसी तरह होता रहा तो फिर 77 साल गुजर गए, अगले 200 साल भी इसी तरह चलता। अदर साहब, ये मामला कैसे हल होगा? ये इलेक्शन, हर इलेक्शन के बाद क्या पाकिस्तान के मुकद्दर में यही है कि हम सड़कों पे एहतजाज करें, टायर जलाएं, जलाओ घेराव हो, हर सियासी हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो, लेकिन गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं कि हर इलेक्शन के बाद मजीद कुव्वत हासिल करती रहें, मजीद ताकत हासिल करती रहें? देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है, वो बात समझनी है कि जब तक आप एस्टैब्लिशमेंट का रोल इन सियासी मामलात में खत्म नहीं करेंगे, ये हाल यही रहना है। ये नोटेड डाउन बात। आपको एस्टैब्लिशमेंट का रोल उतना करे, मुल्की सालमियत और बाकी मामलात में बड़ा अच्छा मौका था। मैंने 5 जून को कही थी बात एक, और लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मिसाके जमहूरियत तो आपने रोंद के रख दिया पाँव के नीचे। आपने जिस तरह वोट को इज़्ज़त का नारा लगाया नून लीग ने, और उसके बाद देखा कि किस तरह से आकर उनके कदमों में बैठ गया। आप अगर वाकई चाहते हैं तो हमें वो जो सिविल लिबर्टीज की बात है ना, उस तहरीक की तरफ चलना पड़ेगा। सिविल लिबर्टीज की तरफ आप जब जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट की जब बात करेंगे, जब आप उन चीजों की तरफ जाएंगे तो फिर है, वरना तो आप देख लेना, यानी गंदम इंपोर्ट और निगरान हुकूमत ने, आपको अंदाजा नहीं है पंजाब में मोहसिन नकवी ने जितनी करप्शन करवाई है या की है, जितने प्रोजेक्ट शुरू करके पता नहीं सत्यानाश कर दिया। अभी आपने ये गंदम का देख लें, 85 अरब रुपया तो मिनिमम है ना जो फायदा, और यूक्रेन से मंगाया गया। नहीं, वो कल काकड़ साहब और हनीफ वाइस साहब का टाकरा भी हुआ ना इस पे। हनीफ वाइस साहब कहते हैं आपने लूट मार किया, उन्होंने कहा आपने इलेक्शन में जो किया फार्म 47, मुझे भी पता है, मैं वजीर आजम था उस वक्त। मैं देखे ना, अब दोनों तो झूठ नहीं ना बोल रहे ना, आप यहाँ से अंदाजा लगाए ना। तो यानी निगरान हुकूमत जो लाई गई थी, निगरान हुकूमत ये इनका नमूना था ना। जो निगरान वजीर आजम थे वो ये लेके आए थे, ये लोग लेके आए थे। तो ये भी अजहर साहब, ये भी किधर से, वो राजा रियाज साहब को भी आप पता है कितने बेबस आदमी थे, और शहबाज शरीफ साहब भी, जो भी है ये लेके आए थे, ये मानना पड़ेगा अब इन्हें। इन्हें अब कौम से आकर अब माफी मांगनी पड़ेगी। और हालात देखे अब तो वाजे है, और मैं आज भी समझता हूँ इस मुल्क को आगे लेके जाना है ना, ये हुकूमत को तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठे, मैं ये नहीं कहता कि बाकी लेकिन इन सियासी जमातों को आगे आना है कि आगे कहे। अगर सब ऐसा मुमकिन है क्योंकि सियासी अब इतनी खलीज बड़ी हुई है कि बैठने के लिए तैयार नहीं है आपस में। जैसे बार बार अभी भी कादर मंदो खेल साहब बात कर रहे थे कि इसमें सुप्रीम कोर्ट बार या पाकिस्तान बार कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए और वो एज ए होस्ट करें, और फिर बाकी स्टेक होल्डर्स को बिठा के फिर कोई ऐसे मिसाके पाकिस्तान की बात की जा सकती है। मैं बताऊं, पाकिस्तान बार काउंसिल भी इस वक्त बहुत से हमारे दोस्त कंप्रोमाइज्ड हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर कंप्रोमाइज्ड लोग बैठे हुए हैं। आपने देखा नहीं, हमारे दोस्त एहसन मून साहब जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, उन्होंने जाके पैगाम रसानियां की थी ना कि मुल्क में मार्शल लग जाना है, रात को सुप्रीम कोर्ट में बिठाई थी, आज खुद नोटिस, ये तो सारा खुल के सामने आ चुका हुआ है ना, अब तो कोई डाउट नहीं। और वही हमारे दोस्त आजम नदीर तारड़ उसी सियासी हुकूमत के साथ फिर सेनेटर बने, वजीर कानून रहे, हमारे दोस्त हैं, वो सारी बातें हैं। लेकिन आप ये कहें, यानी साफ शफाफ बार काउंसिल एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती रही है तारीखी तौर पर। चले हम फिर दुआ कर सकते हैं, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। और बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपका भी, कादर मंदो खेल साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि हमें मामले लेके चलना चाहिए, कहीं भी सियासी मामलात हो, माशी मामलात हो, रुकने नहीं चाहिए। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए बातचीत को या मामलात को आगे बढ़ाना होगा। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।